नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की सीरीज में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आज के हमारे विचारक रहने वाले हैं माओ जेडोंग। माओ जेडोंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी बुक्स और इनके जो विचार रखते हैं, इनके जीवन के दौरान इन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट को चलाया है, कौन कौन से रेवोल्यूशंस पर ध्यान दिया है और किस प्रकार से इन्होंने मार्क्सिज्म को चाइना की कंडीशन के अनुसार बदल दिया है। जहाँ पर एक और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो रिवॉल्यूशन आएगा, जो क्लास स्ट्रगल होगा, वो वर्कर्स के द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर चाइना में माओ जेडोंग कहते हैं जो चाइना में जो रिवॉल्यूशन होगा वो पीजेंट्स, वो किसानों के द्वारा होगा। इनको इस बात का क्रेडिट भी जाता है कि इन्होंने मार्क्सिज्म को चाइना की ज्योग्राफी, चाइना की आवश्यकताओं के अनुसार ढाल दिया। इनका कल्चरल रेवोल्यूशन, इनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको समझ लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इनके जीवन से। तो इनका जन्म होता है दिसंबर 26, 1893 में हुनान प्रोविंस में, चाइना में। काफ़ी सही फैमिली से आते थे, काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से आते थे। किसान फैमिली थी और इनके पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और समझ में आता है कि हाँ, इन्होंने बचपन में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस देखी है, पिता की काफ़ी स्ट्रिक्टनेस देखी है, तो आगे जाकर स्वाभाविक सी बात है कि इनके कैरेक्टर में भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस, सख्त आ जाएगी। विटनेसेस रूरल पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन शेपिंग हिज लेटर रिवोल्यूशनरी आइडियाज। हालांकि ये रूरल बैकग्राउंड से आते थे, पीजेंट्री बैकग्राउंड से आते थे और काफ़ी वेल ऑफ फैमिली थी। कुछ किसी भी चीज़ों की कमी नहीं थी, लेकिन ये आसपास अपने गांव में, अपने समाज में देख रहे थे कि किस प्रकार से गरीबी है, किस प्रकार से उत्पीड़न होता है। जो बड़ी क्लास के व्यक्ति हैं, ऊंचे वर्ग के जो व्यक्ति हैं, और निचले वर्ग के व्यक्ति काफ़ी उत्पीड़न करते हैं। किस प्रकार से समाज में करप्शन पनप रहा है, और यही सब कारण है जिनकी वजह से आगे इनके जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं, क्रांतिकारी विचार हैं, वो आकार लेते हैं। शुरुआती दिनों में ही इनका इंटरेस्ट इतिहास, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और लिटरेचर, साहित्य की तरफ होता है। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि ये किसान ही बने, लिटरेचर की तरफ या फिर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ना जाए। फिर भी ये आगे जाकर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखते हैं और आगे हुनन फर्स्ट नॉर्मल स्कूल 1911 में अटेंड करते हैं, जहाँ पर ये चाइनीज़ रिफॉर्मिस्ट थिंकर्स को पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ते हैं। वेस्टर्न फिलोसफर्स में मुख्यतः वो कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। वो जानते हैं क्लास स्ट्रगल क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को वो काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। सुन त्जू से काफ़ी प्रभावित होते हैं। इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ क्या थी, रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज़ क्या थी, वॉर स्ट्रेटजीज़ क्या थी, इन सभी चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और आगे जाके मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं, लेनिनिज्म को पढ़ते हैं। 1917 में जब रशिया में बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था, उसको भी काफ़ी गहनता से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को काफ़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं उसका। और इन्हीं कारणों से इनके जो क्रांतिकारी विचार हैं आगे जाकर आकार लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द 1911 रिवोल्यूशन एंड मे 4th रिवोल्यूशन 1919। शुरुआती दिनों में 1900 में चाइना में एक शिनहान डायनेस्टी, एक क्विंग डायनेस्टी हुआ करती थी। और हम जानते हैं जब कोई डायनेस्टी होती है तो राज्य में काफ़ी इनक्वलिटीज़, हमें असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी उत्पीड़न हमें देखने को मिलता है, काफ़ी अत्याचार हमें देखने को मिलता है। तो ये सब अत्याचार माओ जेडोंग भी देख रहे थे। वो खुद भी चाहते थे कुछ ऐसा हो जाए जिससे डायनेस्टी जो एक्सप्लोटेशन कर रही है, इतना अत्याचार कर रही है लोगों पर, ये हट जाए और कोई न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था सामने आए। तो ऐसा होता है 1911 में जब शंघाई रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें क्विंग डायनेस्टी को हटा दिया जाता है। ऐसे में माओ जेडोंग सोचते हैं कि अब तो चाइना का भला हो जाएगा, अब तो चाइना में सब कुछ चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी, अब समानता आएगी, आर्थिक रूप से जो तंगी है लोगों को वो दूर होगी, समानता आएगी और ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाएगा। जो किसान इतने उत्पीड़ित होते हैं मनी लैंडर्स, साहूकारों के द्वारा, उनसे वो उत्पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन वो क्या पाते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ खास बदली नहीं है। जो वादे किए गए थे इस रेवोल्यूशन में, शंघाई क्रांति में, ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है।
फिर से चीज़ें सामंतवादी समाज जो प्रचलित था उस समय वो अब भी बना ही हुआ है, लोगों के बारे में कुछ खास सोचा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जो शंघाई क्रांति हुई थी 1911 में, इसके खिलाफ भी वो काफ़ी एजिटेशन करते हैं माओ जेडोंग। द मे 4th मूवमेंट 1990 रेडिकलाइज हिम, ही क्रिटिसाइज इंपीरियलिज्म, फ्यूडलिज्म और एडवोकेट सोशलिज्म। अब जैसे वो आगे देखते हैं शंघाई रेवोल्यूशन से क्या हुआ, कुछ खास फायदा नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये खुद अब रेडिकल आइडियाज़ इनके अंदर पनपने लगते हैं, जहाँ पर अब ये सीधे तौर पर जो इम्पेरियलिज्म है, सामंतवाद है, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और समाजवाद, सोशलिज्म की तरफ अपना रुख लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म एंड सोवियत कम्युनिज्म। अभी बात है 1917 की, जब रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन चल रहा था, जब कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को लेनिन रशिया में लागू कर रहा था। तो ऐसे में वो काफ़ी ध्यान से इन सभी घटनाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से रशिया में परिवर्तन आ रहे हैं, किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं और सोशलिज्म को लाया जा रहा है, फिर कम्युनिज्म को लाया जाएगा। तो सोचते हैं कि काश ऐसा चाइना में भी हो पाए। स्टडीड मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी, बिलीव्ड क्लास स्ट्रगल एंड रिवोल्यूशन वर की टू चाइनीज लिबरेशन। फिर आगे वो क्लास स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के, जब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष करना होगा। ये जो बोर्गेस क्लास है हमारी, जो पूंजी वर्ग है, जिन्होंने समाज को इस तरह से जकड़ा हुआ है, अत्याचार कर रहे हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, इन सभी को यूनाइट होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और इस व्यवस्था को हटाना पड़ेगा। ऐसा ही माओ जेडोंग सोचते हैं और विचार रखते हैं कि चाइना में जो लोग हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको वर्ग संघर्ष करना होगा और तभी उनका लिबरेशन हो पाएगा, तभी उन्हें मुक्ति मिल पाएगी ऐसे उत्पीड़न भरी समस्या से, ऐसी व्यवस्था से। लेकिन ऐसे में वो थोड़े परिवर्तन कर देते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? जहां एक और कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास स्ट्रगल में इंडस्ट्रियल लेबर वर्कर्स की, जो इंडस्ट्रीज में लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं। क्योंकि यूरोप में क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ चुकी है, वहाँ पर किसान इतने नहीं है जितने वहाँ पर वर्कर हैं। तो रिवोल्यूशन लाने के लिए किनको यूनाइट किया जाएगा? तो वर्कर को यूनाइट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर चाइना क्या है, अब भी एक सामंतवादी समाज है, जहाँ पर वर्कर्स तो कुछ खास नहीं है, माओ कुछ खास नहीं है वहाँ पर वर्कर्स, लेकिन वहाँ पर किसान काफ़ी है, क्योंकि सामंतवादी समाज है। तो माओ जेडोंग आगे बात रखते हैं कि चाइना में वर्कर नहीं है, वर्कर है ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा कौन है? अपने पीजेंट्स हैं, किसान हैं। तो वर्ग संघर्ष इन्हीं को करना होगा। जो लेनिन बात करते वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन की जो मार्गदर्शन, जो नेतृत्व प्रोवाइड कराया जाएगा इस क्लास स्ट्रगल को, इस रेवोल्यूशन को, वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा करवाया जाएगा और उसमें भूमिका किसकी होगी? उसमें वर्कर्स की होगी। वहीं दूसरी ओर माओस कहते हैं कि चाइना में जो रिवोल्यूशन होगा, चाइना में जो क्रांति आएगी, जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, जो क्लास स्ट्रगल होगा, वो पीजेंट्स के द्वारा हो, क्योंकि चाइना में पीजेंट्स काफ़ी अधिक हैं। तो इस प्रकार से वो कोशिश करते हैं कार्ल मार्क्स के क्लास स्ट्रगल को चाइना की कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर मॉडिफाई करने की। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मॉडिफाई मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू फिट चाइनीज एग्रेरियन सोसाइटी, एम्फसाइज द पीजेंट्री एज द रिवोल्यूशनरी फोर्सेज। क्योंकि यूरोप का जो समाज था वो किस प्रकार से था? वो उद्योग पर आधारित था। वहाँ पर जिन वर्गों का उत्पीड़न हो रहा था वो वर्ग थे कामगार वर्ग, लेबरर्स। और इसी के चलते आगे जाकर वो 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आज आप देखते भी हैं चाइना में जो सत्ता में है, उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। और इस इवेंट को, इस घटना को माओ जेडोंग भी अटेंड करते हैं। अटेंडेड द फर्स्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस इन शंघाई। यहाँ पर वो बात रखते हैं कि हमें पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, जो किसान हैं, जो इस सामंतवादी व्यवस्था में किसानी कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना होगा, उनको यूनाइट करना होगा और वही हमारे वर्ग संघर्ष में हमारी सहायता करेंगे। द रोल इन चाइनीज सिविल वॉर एंड लॉन्ग मार्च
1934 टू 1935। अब देखिए 1934 का समय, ये वो समय है जब चाइना में दो मुख्य रूप से पार्टी उभर कर आ रही है। एक तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा KMT, कोमिंगटन। इन दोनों के मूल्य अलग है। जहां एक और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म के सिद्धांतों पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर KMT डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। शुरुआती दिनों में 1934 के दौरान कुछ इस प्रकार से स्थिति थी कि KMT, जो आज हम ताइवान में देखते हैं, वो KMT ही है। और कई बार ये भी कहा जाता है जो ताइवान है वो रियल चाइना है। उसको भी हम देखेंगे आगे, इनका मतलब क्या है, क्या थी ये चीज़ें। तो 1934 में KMT चाइना पर डोमिनेट कर रही थी, ये सत्ता में थी। ऐसे में सभी फैसले KMT के द्वारा लिए जा रहे थे, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इससे खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि रिवोल्यूशन आ जाए, जो जितनी भी सत्ता ये कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में है, ये इनके हाथ में ना रहे और सोशलिज्म आ जाए और कम्युनिज्म आ जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, इन दोनों पार्टियों के बीच में संघर्ष हुआ। जो इन दोनों के पार्टी के समर्थक थे, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गई, गृहयुद्ध शुरू हो गया, जहाँ पर काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, काफ़ी मारकाट हुई, काफ़ी हिंसा हुई। और ऐसे में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में माओ जेडोंग इवॉल्व करते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स को, गोरिल्ला वॉरफेयर को। क्योंकि ये सत्ता में नहीं थे, इनके पास लोग भी अधिक नहीं थे, तो छापामार युद्ध की पद्धति को ये अपनाते हैं, छापामार की युद्ध की पद्धति को ये सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया sun tzu से काफ़ी प्रभावित थे, तो उनकी वॉर स्ट्रेटजीज को काफ़ी अपनाते हैं। ये बात करते हैं छापामार युद्ध की, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की, जहाँ पर क्या होता है, छुपकर युद्ध किया जाता है, छुपकर लड़ाई की जाती है, एकदम से युद्ध में नहीं उतरा जाता। लोग छुपकर वार करते हैं, बाहर आते हैं, वार करते हैं और फिर वापस से छुप जाते हैं। तो इस प्रकार की नीतियों को इस्तेमाल ये कर रहे थे, किसके खिलाफ, चाइनीज ये KMT के खिलाफ, कमिंगटन के खिलाफ। और आगे जाकर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो समर्थक थे, जो लीडर्स थे, वो काफ़ी बाहर निकाल दिए जाते हैं देश के। और उसी के बाद शुरू होता है इनका लॉन्ग मार्च 1934 से 1935 में, जहाँ पर 6000 मील चलकर आते हैं। 6000 मील लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा कवर करते हैं। शुरुआत में इनके पास 1 लाख लोग के लगभग इनके समर्थक इनके साथ चलते हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र करने के बाद, इतना विद्रोह सहन करने के बाद, इतना उत्पीड़न सहन करने के बाद केवल 8,000 ही लोग इस यात्रा को कंप्लीट कर पाते हैं। और यही वो यात्रा थी जिसकी वजह से जो माओ जेडोंग थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक मुख्य लीडर के रूप में, एक अनडिस्प्यूटेड अविवाद्य नेता के रूप में उभर कर आते हैं। और इसके बाद एक और घटना होती है जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती है। वो घटना क्या थी, वो थी जापान इन्वेजन। जब जापान चाइना पर इन्वेड कर देता है, और इस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और KMT दोनों अपने गृह युद्ध के वाद विवादों को छोड़कर यूनाइट हो जाती हैं और दोनों साथ मिलकर जापान के इन्वेजन से लड़ना शुरू कर देती है। जहां शहरों में KMT समर्थन जुटा रही थी और युद्ध लड़ रही थी जापान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो गांव-गांव जाकर समर्थन हासिल कर रही थी, गांव के लोगों को, किसानों को मोबिलाइज कर रही थी। और ऐसे में जब वो जापान को हरा देते हैं, जापान को निकाल देते हैं, तो जो परिणाम स्वरूप सत्ता में पार्टी आती है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आती है। क्योंकि इस दौरान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ जेडोंग के अंदर में अपनी आइडियोलॉजी को काफ़ी प्रोपोगेट कर दिया था, अपना प्रभाव काफ़ी हद तक चाइना पर जमा लिया था। ऐसे में फिर KMT को चाइना छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। और आज जो हम देखते हैं ताइवान, वो क्या है, वो KMT सरकार को वहाँ पर भेज दिया जाता है कि आप अब वहाँ पर चले जाइए एग्जाइल के रूप में। वहाँ पर वो फिर ताइवान को अलग राज्य के रूप में बसा लेते हैं। और आज हम देखते हैं कि इस प्रकार से संघर्ष आज भी जारी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में और KMT में। तो इस प्रकार से घटनाओं का सिलसिला चलता रहा माओ जेडोंग के जीवन में। और अक्टूबर 1949 में चाइना आज़ाद हो जाता है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ जाती है। आगे हम इनकी दो पॉलिसीज़ को देख लेते हैं जिनका चाइना की ग्रोथ पर, चाइना पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड।
1958 टू 1961। अब ये बात है, चाइना को आज़ाद हुए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आए 3 साल हो चुके थे। तो माओ जेडोंग जो सुप्रीम लीडर थे चाइना के, वो विचार करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे काफ़ी गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए चाइना में, काफ़ी गति से इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ जाए, और जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी सभ्यता चाइना पर प्रभाव जमा रही है उसको कम किया जाए। तो क्या करते हैं वो आइडिया रखते हैं कि बैकयार्ड फर्नेंस। बैकयार्ड फर्नेंस मतलब आप घर घर में भट्टी लगाइए। किस चीज़ की? स्टील की भट्टी। आप घर घर में भट्टी लगाओगे स्टील की, घर घर में स्टील बनाओगे तो क्या होगा, सभी लोग मिलकर स्टील बनाएंगे और राष्ट्र के स्तर पर जो स्टील इकट्ठा होगा उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा नेशन बिल्डिंग के लिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, कम्युनल लेबर, मैसिव इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर बिल्ड मैनुअली। तो क्या बोला गया, माओ जेडोंग के द्वारा बोला गया कि आप गांव-गांव में इरिगेशन की व्यवस्था कीजिए, सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, जिससे जो हमारे किसान वर्ग है इसको समस्या ना आए किस सिंचाई में, और कृषि इनकी सही से चलती रहे। तो मैनुअल लेबर करवा कर, गड्ढे खुदवा कर ये सारा रास्ता बनाया गया, पूरी तैयारी करी जाती है। और माओ जेडोंग सोचते हैं कि इन दोनों कार्यों से क्या होगा, चाइना में प्रोग्रेस आ जाएगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये सब फेल कर गया। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था ये फेल कर गया। किन कारणों से फेल कर गया? तो सबसे पहला कारण इसका ये था कि जो ये बात कर रहे थे बैकयार्ड फर्नेंस की, इससे क्या हुआ, अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं निकल कर आ पाया। हम जानते हैं स्टील की गुणवत्ता होती है, कम गुणवत्ता होगी, बेकार क्वालिटी का होगा तो काम को नहीं रहेगा। लेकिन जब घर घर में स्टील बन रहा था तो अच्छी क्वालिटी का नहीं बना, तो इससे क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। जो यहाँ पर इरिगेशन के लिए व्यवस्था की गई थी, रास्ते बनाए गए थे, ये सब फेल कर गए। क्यों फेल कर गए? काफ़ी ओवर रिपोर्टेड आंकड़े दिखाए गए। जितना काम नहीं हुआ था उससे काफ़ी अधिक आंकड़े दिखाए गए माओ जेडोंग को। और क्यों दिखाए गए? स्वाभाविक सी बात है, जो माओ जेडोंग है वो एक डिक्टेटर टाइप के लीडर हैं, कोई भी गलती करेगा तो उसको वो सज़ा देंगे। तो ऐसे में ऑफिशियल्स ने बचने के लिए क्या किया, इनको गलत आंकड़े दिए, बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दिए कि हाँ काम सही से हो रहा है, लेकिन काम सही से नहीं हो रहा था। इसका प्रभाव क्या पड़ा, चाइना में अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गई, जिसमें 30 से लेकर 45 मिलियन पीपल, चाइनीज पीपल मारे गए। खाने की काफ़ी कमी हो गई और काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ। इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि काफ़ी बेकार क्वालिटी का स्टील जनरेट हो रहा था, काफ़ी रिसोर्सेज जो थे चाइना के वो बर्बाद हो गए, और इकोनॉमी काफ़ी गर्द में चली गई इनकी। पॉलिटिकल फॉलआउट, ये वो समय आ गया था जिस समय माओ जेडोंग को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ा, क्योंकि काफ़ी विद्रोह हो गया था, काफ़ी नुकसान हो गया था। हालांकि इनका प्रभाव फिर भी चाइना की पॉलिटिक्स पर बना रहा। इसके बाद जो घटना आती है वो आती है कल्चरल रेवोल्यूशन की, जहाँ पर वो कोशिश करते हैं, अब ये वो समय आ गया था जहाँ पर जो जिस बारे में माओ जेडोंग बात करते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है वो निरंतर रूप से चलता जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो रिवॉल्यूशन है वो रुक जाएगा, निरंतर होना चाहिए। तो ऐसे में वो देखते हैं कि चाइना में स्थिरता सी आ रही है। स्थिरता कौन सी? कि अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, कोई प्रासंगिकता से नहीं देखी जा रही है, ब्यूरोक्रेसी काफ़ी बढ़ रही है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन कर देते हैं, जहाँ पर वो बात रखते हैं, शुरुआत में वो बात रखते हैं, इस मूवमेंट की शुरुआत इस प्रकार से होती है, इस रेवोल्यूशन की, कि सबसे पहले इनवाइट करते हैं अपने चाइना के स्कॉलर्स को कि आप आइए, चाइना में जो गलत दिख रहा है आपको, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए जिससे हम सुधार कर सकें। तो अब जब ऐसा बोलना शुरू करते हैं तो सभी स्कॉलर्स क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने विचार रखना शुरू करते हैं। विचार मुख्य रूप से क्रिटिसिज्म के रूप में, आलोचना के रूप में ही सामने आते हैं। अब जब वो देखते हैं कि तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही आलोचना कर रहे हैं और इस आलोचना से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से जा सकती है, तो ऐसे में वो सबको रोक देते हैं। रोकने के लिए क्या करते हैं, लगभग 50,000 के लगभग स्कॉलर्स को मरवा देते हैं उस क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए। आगे फिर कल्चरल रेवोल्यूशन में जो 1966 से 76 तक चलती है, उसमें क्या करते हैं, रेड गार्ड्स, जो नवयुवक लोग होते हैं उनको भर्ती करते हैं और उनको बताते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं कि जो क्लास एनिमीज़ हैं, जो बोर्गियस लोग हैं,
जो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों की वजह से आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, जैसे कार्ल मार्क्स कहते भी हैं। तो इनके खिलाफ मोबिलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि 4 प्रकार की व्याधियां आ रही हैं बीच में। कौन कौन सी? ओल्ड कस्टम्स, पुरानी परंपराएं, पुरानी संस्कृति, पुरानी आदतें और पुराने आइडियाज। कहते हैं कि इनको मिटाना होगा। इस कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म, जो सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था है, ये आ रही है, इसको मिटाने के लिए हमें इन चारों चीज़ों को हटाना होगा। पब्लिक स्ट्रगल सेशन, पीपल वर ह्यूमिलिएटेड, टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक और काउंटर रिवोल्यूशनरी बिहेवियर। और जो इन बातों को नहीं मान रहा था, जो इस क्रांति में शामिल नहीं हो रहा था, उनको सार्वजनिक रूप से उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, टॉर्चर किया जा रहा था, उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें हुई कल्चरल रेवोल्यूशन के अंडर में। प्रभाव क्या पड़े इनके? सारे स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज अधिकतर बंद होते चले गए। फिर से अर्थव्यवस्था इनकी बेकार होती चली गई। 1 से 2 मिलियन लोग चाइना में मारे गए और काफ़ी लोग घायल रहे इसमें। माओ पावर कंसोलिडेटेड डिस्पाइट डिस्ट्रक्शन, माओ एलिमिनेटेड राइवलरी। अब ऐसे में क्या हुआ? इन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को मोबिलाइज कर लिया, काफ़ी एक पैशनेट लीडर के रूप में ये उभर कर आए, इनकी छवि और सुधर गई, एक देशभक्ति के रूप में इनकी छवि सामने आई। और लेकिन इससे नुकसान काफ़ी हुआ। कल्चरल रेवोल्यूशन जो चल रहा था, ख़त्म कब हुआ? ये माओ जेडोंग की मृत्यु से ही ख़त्म होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं इनकी कुछ बुक्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रिपोर्ट ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन हुनान 1927 में लिखते हैं, ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 में लिखते हैं, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन 1937 में लिखते हैं, ऑन प्रैक्टिस 1937 में लिखते हैं, सर्व द पीपल 1944 में लिखते हैं, द लिटिल रेड बुक 1964 में लिखते हैं। आगे हम इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को, फिलोसफिकल आइडियाज़ को जानेंगे, जो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में इवेलुएट किए, उनको आगे रखा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है माओइज्म एज द एक्सटेंशन ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने कोशिश की है कि जो मार्क्सिज्म है, जो लेनिनिज्म है, उसको चाइना के कंटेक्स्ट में अप्लाई करने की, जहाँ पर मार्क्स और लेनिन वर्कर्स को, कामगार लोगों को अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं क्लास स्ट्रगल के रूप में, रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए। वहीं माओ जेडोंग बात करते हैं पीजेंट सेंट्रिक रेवोल्यूशन की, जो रेवोल्यूशन होगा वो किसानों के द्वारा लीड किया जाएगा, केवल वर्कर्स के द्वारा नहीं। आगे बात करते हैं कंटिन्यूस रेवोल्यूशन की, जहां एक और मार्क्स और लेनिन बात करते हैं कि एक ही बार रेवोल्यूशन होगा और उससे कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा, उससे सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर माओ जेडोंग कहते हैं कि एक बार से कुछ नहीं होगा, आपको कंटिन्यूस रेवोल्यूशन करना होगा, कंटिन्यूस रिफाइनमेंट करनी होगी। जहां पर आप रुक जाओगे वहीं पर चीजें बेकार होनी शुरू हो जाएंगी। बिलीव्ड रेवोल्यूशन शुड परसिस्ट इवन आफ्टर सीजिंग पावर टू प्रिवेंट ब्यूरोक्रेटिक डिग्रेडेशन। अगर आपके पास सत्ता आ भी गई है तब भी कंटिन्यूस रेवोल्यूशन चलता रहेगा, क्योंकि सत्ता आने के बाद भी संभावना है कि जो फ्यूडलिज्म है, जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवादी है, वो व्यवस्था कायम हो जाए चाइना में। सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। चाइना सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये क्या है? ये ऐसा है कि सोवियत यूनियन प्रोपोगेट करने पर लगा हुआ था कम्युनिज्म को। तो अब माओ देखते हैं कि जो यूएसआर का, जो रशिया कम्युनिज्म है, वो सूट नहीं कर रहा है चाइना में, तो कहते हैं अब हमें अपना चाइना में इंडिपेंडेंट कम्युनिज्म विकसित करना होगा। आगे द थ्योरी ऑफ न्यू डेमोक्रेसी, ट्रांजिशनल स्टेज। इसमें कहते हैं कि नई व्यवस्था हमें लानी होगी, रिवोल्यूशनरी क्लासेस के थ्रू आएगी। रिवोल्यूशनरी क्लासेस में कौन कौन होंगे? पीजेंट्स होंगे, किसान होंगे, कामगार लोग होंगे, पेटी बोर्गियस होंगे, जो हमारे साथ जो पूंजीपति लोग हैं वो आ जाएंगे, और नेशनल बोर्गियस। इन सभी को यूनाइट करने की बात करते हैं, इंपेरियलिज्म से डील करने की। इंपेरियलिज्म किसके खिलाफ? ये बात है जब जापान ने इन्वेड कर लिया था चाइना को, तो जापान को बाहर निकालने के लिए ये न्यू डेमोक्रेसी की बात रखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि जो किसान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो बुर्जुआ वर्ग हैं, जो राष्ट्र के बुर्जुआ वर्ग हैं, उन सभी को एक होना पड़ेगा। और जो ये
इंपेरियलिज्म है, इसके अगेंस्ट हमें लड़ाई लड़नी होगी। स्टेट कंट्रोल की इंडस्ट्रीज, कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी केवल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो लिमिटेड होनी चाहिए अधिकतर, और जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो राज्य के द्वारा चलाई जानी चाहिए। आगे बात रखते हैं पीपल वॉर एंड गोरिल्ला वॉरफेयर की। जैसे मैंने आपको बताया, जब गोरिल्ला वॉरफेयर, जब इनका सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, या फिर जब इन्होंने इंपेरियलिज्म के खिलाफ, जापान के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा, तो उस समय इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। तो गोरिल्ला वॉरफेयर है क्या? इसमें क्या करते हैं, इसे छापामार युद्ध कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जहां पर लोग डायरेक्ट वॉर में इंक्लूड नहीं होते, क्या करते हैं वो बाहर आते हैं और जो सिपाही, जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, जो उनके खिलाफ इंपेरियलिज्म में आ रहे हैं आगे, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और फिर से छुप जाते हैं, फिर उनको ढूंढा नहीं जाता, मुश्किल हो जाता है, फिर वापस से वो बाहर आते हैं और फिर नुकसान पहुंचाते हैं और फिर से छुप जाते हैं। इस तरह क्या हुआ, वो डायरेक्ट वॉर में इंक्लूड नहीं हुए, उन्हें डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। तो इस तरह की बातें माओ जेडोंग आगे रखते हैं। जैसे हम देखते भी शिवाजी मराठा के जो लीडर थे, वो गोरिल्ला वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हैं, छापामार युद्ध, जहां पर वो डायरेक्टली युद्ध में, वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, छुप कर युद्ध लड़ते हैं। हमने वियतनाम का वॉर देखा, जहां पर यूएसए को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया वियतनाम द्वारा, तो किस प्रकार से, गोरिल्ला वॉरफेयर के द्वारा ही। आजकल अगर हम देखें तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो गोरिल्ला वॉरफेयर का ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं। पीपल वॉर, रूरल बेस्ड एरिया, रिवोल्यूशन शुड स्टार्ट इन कंट्री साइड एरिया सराउंडिंग एंड कैप्चरिंग सिटीज लेटर। कहते जो क्रांति होगी वो ग्रामीण इलाकों में होगी और फिर वहाँ से बढ़ती चली जाएगी, और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर आती चली जाएंगी, और बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनको फिर कैप्चर कर लिया जाएगा। इस प्रकार से जो रिवोल्यूशन है, हमारा क्रांति है, वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोट्रैक्टेड वॉर स्ट्रेटजीज, हिट एंड रन टैक्टिक्स, मोबिलाइज वॉर, मोबाइल वॉर टू वेकन स्ट्रोंगर एनिमी, वीकन स्ट्रोंगर एनिमी ओवर टाइम। हिट एंड रन टैक्टिक्स जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, जिससे हम, जैसे कहते हैं ना कि 1000 घाव दे दो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये कुछ ऐसा ही है। रोल ऑफ पीजेंट्री, वो चाइना के रिवोल्यूशन में किसानों की भूमिका की बात करते हैं। कहते हैं रिवोल्यूशन का वेनगार्ड जो होगा, नेतृत्व जो होगा, वो पीजेंट्स करेंगे, और यही यहाँ पर बात करते हैं मासेस को मिलिटराइज कर दिया जाएगा, सभी को सैनिक बना दिया जाएगा, और जो हमारा रिवोल्यूशन होगा वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। मास लाइन एंड मोबाइल, मास लाइन एंड मास मोबिलाइजेशन। आगे वो एक नारा भी रखते हैं, फ्रॉम द मासेस टू द मासेस। कहते हैं जो पॉलिसीज होंगी वो मासेस के द्वारा ही होंगी, और मासेस ही उसे इम्प्लीमेंट करेगा। कैसे? जो लीडर होगा वो जनता की बातों को सुनेगा, जनता क्या कह रही है, और उनको फिर, और उन पर आधारित पॉलिसीज बनाएगा, उनके आइडियाज़ को और बेहतर बनाएगा और उन्हें इम्प्लीमेंट कर देगा पॉलिसीज के रूप में। तो इस तरह क्या होगा, जो नेता काम कर रहा होगा वो जनता के निर्देशों पर काम कर रहा होगा। मास कैंपेन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट, जैसे हमने देखा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जहाँ पर हजारों लोगों को मोबिलाइज किया गया स्टेट गोल को अचीव करने के लिए। पॉलिटिकल एजुकेशन की बात करते हैं, बिलीव कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल एजुकेशन हु शेप पीपल्स कॉन्शियसनेस एंड कीप देम आइडियोलॉजिकली लॉयल। कहते हैं जो सत्ता है, जो माओ जेडोंग की सत्ता है, बेसिकली सब क्यों कर रहे हैं, ये अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल एजुकेशन के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, ये किताबों में, स्कूलों में यही पढ़ा रहे हैं कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ लॉयल रहना है, वफादार रहना है। कॉन्ट्रडिक्शन एंड डायलेक्टिक्स इन सोशल डेवलपमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी लिया जाता है। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन बुक किसने लिखी है? तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? माओ जेडोंग बात करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, जो कार्ल मार्क्स कहते हैं, जो लेनिन कहते हैं, लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि जो समाज है, समाज कॉन्ट्रडिक्शंस से आगे बढ़ता है, स्मूथली कभी समाज आगे नहीं बढ़ता। एक अवधारणा, एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में हमेशा संघर्ष चलता ही रहता है। स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस ड्राइव हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, जो ऐतिहासिक रूप से हम प्रगति देख रहे हैं वो क्या है, वो
अपोजिट फोर्सेस के बीच में संघर्ष चल रहा है, उसी की वजह से इतिहास आगे बढ़ रहा है। ऐसी बातें कार्ल मार्क्स भी करते हैं। दो तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करते हैं ये। एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन, जहाँ पर क्या कहते हैं, एनिमी के साथ होगा, जहाँ पर हमें फोर्सफुली उन्हें सप्रेस करना होगा। दूसरा एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं, जहाँ पर ये लोगों के बीचों में होगा, जहाँ पर संवाद करके, बात करके, आलोचना करके चीज़ों को सुलझाया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजोल्व करने की बात हो रही है, ये अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर हो रही है। आइडियोलॉजी लोगों पर आधारित है इनके, तो अगर लोगों में कॉन्ट्रडिक्शन होगी, उनके विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन होगी, तो उनको समझाया जाएगा, उनमें डिस्कशंस होगी, है ना। लेकिन अगर कोई संस्था आगे आ रही है, कोई पार्टी आगे आ रही है, तो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा युद्ध के माध्यम से। परमानेंट रेवोल्यूशन एंड कंटिन्यूइंग द रिवोल्यूशन अंडर सोशलिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक बार क्रांति करनी पड़ेगी और व्यवस्था ठीक हो जाएगी, कम्युनिज्म स्टेब्लिश हो जाएगा। वहीं माओ जेडोंग कहते हैं कि रेवोल्यूशन कभी भी खत्म नहीं होगा, हमें बार बार रेवोल्यूशन करना होगा। सोशलिज्म स्टैब्लिश हो गया तब भी हमें रेवोल्यूशन करना होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद जो है, वो वापस से पनप ना जाए। जैसे कल्चरल रेवोल्यूशन हम प्रूफ देखते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन चलाते हैं, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स को वो क्या करते हैं, मार गिराते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को और इंटेलेक्चुअल्स को खत्म कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म पनप रहा था उसको खत्म कर देते हैं। विजिलेंस अगेंस्ट करप्शन, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल एंड क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम माओ जेडोंग के विचारों को देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी रचनाएं, जो बुक्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवोल्यूशन की जो बातें करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्लास काफ़ी बेहतर लगी होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज को देख सकते हैं। लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर ये सभी प्लेलिस्ट के रूप में है। आप जाइए, वॉच कीजिए, देखिए इसको जाकर। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।